नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूं अपना विशेष प्रोग्राम आपकी आवाज़ लेकर के। आपकी आवाज़ के तहत आज हम उत्तराखंड के एक बेहद लोकप्रिय और एक जन आंदोलन बनते जा रहे मुद्दे पे चर्चा करेंगे। कौन सा ये मुद्दा है और क्यों इतना ज़्यादा आजकल चर्चित है और किस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस पे कोई कानून लेकर के आए और इस कानून की कितनी ज़रूरत उत्तराखंड को है। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मैं इस समय खड़ा हूँ देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शहीद स्थल पे और हमारे साथ बहुत सारे नागरिक हैं, यहाँ के लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग राज्य आंदोलनकारी भी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड वह राज्य है जिसका जन्म ही आंदोलन की कोख से हुआ है। एक लंबा आंदोलन चला, कई लोगों की शहादत हुई और उसके बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। 2000 में इस राज्य का गठन हुआ और 2024 चल रहा है, यानी 24 साल का उत्तराखंड युवा उत्तराखंड है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अभी इस राज्य को ज़रूरत है और समय समय पे ऐसी मांगे आंदोलन बन जाती है जिस पे सरकारें मजबूर हो जाती है उन मांगों को पूरा करने के लिए। ऐसी ही एक मांग आजकल पूरे उत्तराखंड को आंदोलित किए हुए है। जन आंदोलन की तरह यह मांग खड़ी होती जा रही है सरकार के सामने और वह है भू कानून की मांग। उत्तराखंड में एक उचित भू कानून की बेहद ज़रूरत महसूस की जा रही है और लगातार लोग इस कानून की डिमांड कर रहे हैं। पहले सरकारें इसको इग्नोर करती रही, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड भू कानून की मांग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनता करने लगी है, एक जन आंदोलन के तौर पे यह आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कि सरकार को अब इसको मानना ही पड़ेगा, ज़्यादा दिन तक इससे दूर नहीं रख सकते। ऐसी मांगों पे जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे साथ जो यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, आंदोलनकारी हैं, यहाँ की जनता है, जो सरकार बनाती हैं और सरकार हटाती हैं, कि वो किस तरह का ये आंदोलन है, क्या उनकी डिमांड, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। प्रदीप जी नमस्कार। तो किस तरह की मांग है ये भू आंदोलन, भू कानून को लेकर के एक जो जन आंदोलन खड़ा होता जा रहा है? आखिर 24 साल में ऐसा क्या कुछ हो गया कि अब इस कानून की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी है? देखिए, आपको जैसे आपने अभी मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि ये आंदोलन से उपजा हुआ प्रदेश है। निश्चित रूप में जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी और उस बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने अपने आप को सिंचित उससे किया है, अपने लहू से मात्र शक्ति को इतना बलिदान देना पड़ा। छात्रों की एक आवाज़ पे सब लोग लामबंद हुए, कर्मचारी से लेकर पुरुष सैनिक सभी लोग लामबंद हुए। निश्चित रूप में जब राज्य बना तो राज्य जो बना, लेकिन हमें इस बात की आज भी पीड़ा है कि तत्कालीन सरकार में हमारे 17 विधायक थे और पहले निर्वाचित में फिर 70 हो जाते हैं। उन दोनों को मैं अगर कंक्लूड करूं तो हमारे जनप्रतिनिधियों में परिपक्वता थी। अगर परिपक्वता होती, जैसे ही राज्य बना था तो हमारी राजधानी तय करते, उसका प्रारूप तैयार करते, हमारी भूमिका क्या, किस तरीके से हमारी सीमांकन होगा, किस तरह से होगा, कौन मूल निवासी माना जाएगा, कौन अस्थायी निवासी माना जाएगा, रोजगार की नीति कैसे बनेगी, हमारे जो है लोकायुक्त कैसे गठन होगा, ये सब चीज़ों को लेकर जब हुआ, पर लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। ना कोई एग्रीकल्चर लैंड, जो लैंड बैंक जिस प्रकार से उस पर काम करना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। और धीरे धीरे ये हुआ कि उस शिथिलता का, उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कुछ ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि और तमाम लोग वो दूसरे तरह के कामों में यहाँ लग गए, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में लग गए। यहाँ मतलब जो सामान्य तराई के क्षेत्र से लेके हमारी ऊंची कंदराओं तक चले गए वो प्रॉपर्टी डीलिंग में, और वो आज इस तरह से द्वार खोल दिया। 2018 में आके देखते हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी ने और द्वार बड़ा खोल दिया कि कोई भी आओ, कहीं जाओ, कैसे बसो, कुछ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जिस एवज में भूमि ली जाती है उस पर वो काम किया ही नहीं गया। तो निश्चित रूप में जिस प्रकार से आज आप देखिए 40 लाख की आबादी आ चुकी है, इस भारत के अंदर कोई भी नागरिक कहीं आ जा सकता है। निश्चित रूप में हमने भी अलग अलग राज्यों में सर्विस करी है, अलग अलग राज्यों में सेवाएं मैंने दी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में दी हैं या जिस तरीके से भी दी हैं। लेकिन सब राज्यों की अपनी रूपरेखा तैयार बनी हुई है, नियम कायदे कानून बने हुए हैं। आज आप देखिए कि जिस प्रकार से तमाम रोज के रोज 2 से 3 अखबार की कटिंगें ये होती हैं जिसमें भूमि घोटाला हो रहा है।
बिल्कुल उसका दुरुपयोग हो रहा है। और हम पलायन की बात करते चले गए। पलायन तो सतत प्रक्रिया है, वो तो होती रहेगी, लेकिन उस पलायन को रोकने के लिए, सीमांत प्रदेश को रोकने के लिए न कोई योजना बनाई गई, न पर्यटन और तीर्थाटन दोनों को मिला दिया गया। और आज आप देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच 2002 में जब बनता है, तब से हम लोग राज्य आंदोलनकारी भू कानून की मांग करते आ रहे हैं। अगर आप पिछले इतिहास उठाएंगे, कतरनों को उठाएंगे, लेकिन उसको कई लोगों ने समझा, कई ने नहीं समझा। हम लगातार आवाज उठाते चले गए और मुझे खुशी है कि कम से कम दुख इस बात का है कि 24 सालों में कई लोगों के अंदर ये भावना जाग रही है। और खुशी इस बात की है कि जो हमने एक चिराग जो जलाया हुआ था, वो चिराग कहीं ना कहीं अब रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सुन रहे थे कि 24 सालों में किस तरह से स्थिति जो है बिगड़ती गई और पहाड़ों तक प्रॉपर्टी डीलर पहुंच गए। कौन है ये प्रॉपर्टी डीलर और ये पहाड़ों को प्रॉपर्टी बना के किसे बेच रहे हैं, इस पर भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा भगवती प्रसाद सेमवाल। सेमवाल जी, अभी प्रदीप कुकरेती जी कह रहे थे कि पहाड़ों तक प्रॉपर्टी डीलर पहुंच गए, तो ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं और किसको ये ज़मीनें दे रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ बाहर के जो अधिकारी हमारे यहाँ पोस्टेड है, क्योंकि आईएएस तो पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और इन्हीं में से कुछ के जानने वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं लोग। वो क्या है कि भाई जो हमारे तराई के 2-3 ज़िले हैं उनमें तो सफिशिएंट उन्होंने अपनी पैठ कर दी है, लेकिन अब वो पहाड़ों की हो, चाहे पौड़ी के ज़िले हैं, चाहे हमारे कुमाऊं के ज़िले हैं, चाहे हमारे गढ़वाल मंडल के ज़िले हैं, उनमें भी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये इस तरह की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। पर भू कानून की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है कि पहाड़ों में जो है, जब ये प्रदेश बना था, हमारी बहनों ने इस प्रदेश को बनाया था, बहनों का वाला रोल इसमें था, हमारे युवा साथियों का रोल था इसमें जो है पहाड़ों की तरफ प्रदेश बनने के बाद कोई ना तो कोई संस्थान गया, ना कोई फैक्ट्री गई, ना कोई अच्छा संस्थान गया, ना हॉस्पिटल गया, ना कोई अच्छा शिक्षण संस्थान रहा। तो लोग पहाड़ों से प्लान करके नीचे को आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो क्या रहा है कि बाद में वो यहीं शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो अब लोगों को ये बात जो है सरकार पे एक आंदोलन के रूप में बाहर लानी पड़ रही है। अगर सरकार पहले इसको ध्यान दे, जैसे कि कुकरेती जी ने अभी कहा कि भाई जब ये गठन हुआ था, जो भी सरकार आई थी उस समय, उसको ये उस समय कर देना चाहिए था क्लियरली, लेकिन अभी भी देर नहीं है। 24 साल भले हो गए हैं। हमारे प्लेन के ज़िले, तीनों ज़िले हमारे कंप्लीट ही बिक चुके हैं। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पूरा तराई क्षेत्र जो है कॉलोनियाँ बन चुकी है। लेकिन जो पहाड़ के ज़िले भी बचे हुए हैं उनको बचाया जा सकता है, ये बच जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि लोग जो है यूपी और दूसरे प्रदेशों से। लेकिन सेमवाल जी, एक बात मुझे जो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब पहाड़ के लोग ज़मीन में यानी मैदान पे आ जा रहे हैं और वहाँ अपनी ज़मीनें छोड़ दे रहे हैं या बेच दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि वो बेच दे रहे हैं, तो इसका क्या समाधान निकाले कि उनको किस तरह से वहाँ रोका जाए? पलायन भी एक बड़ा मुद्दा, जो एक समस्या बनी हुई है। अगर लोग वहाँ रुकते हैं तो जाहिर सी बात है पलायन रुकता है, लेकिन जब वहाँ के लोग यहाँ नीचे आ जाएंगे यानी मैदानी क्षेत्रों में, तो जाहिर सी बात है वो अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके यहाँ ज़मीन खरीदना चाहेंगे। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? इस पर भी उनको नीचे आने का मौका इसलिए मिल रहा है कि सरकार जो है कहते हैं ये उत्तराखंड प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, और वो सरकार चाहे कोई भी रही हो, मैं कांग्रेस बिलोंग करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की 3-4 टर्म में सरकार रही हो, किसी ने भी, भाई तिवारी जी ने थोड़ा बहुत यहाँ काम किया था जो यहाँ दिख रहा है, उसके बाद किसी चीफ मिनिस्टर ने यहाँ सही आइडियोलॉजी से काम नहीं किया है। उनका तिवारी जी को एक टर्म और मिलता है, या भी होते बड़े हो, उनको बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन वो जरूर पहाड़ों का विकास करते। जब तक पहाड़ों की ओर सरकार के लोग नहीं जाएंगे, आपने देखा होगा कि पौड़ी में कमिश्नर ही है, कमिश्नर का कार्यालय पौड़ी में है, लेकिन कमिश्नर साहब देहरादून में होते हैं। तो जब तक जो है इन अधिकारियों को अपने उन ऑफिसों में नहीं जाते हैं जहाँ उनका ऑफिस मूल रूप में है, तब तक लोग जो पहाड़ का विकास नहीं हो सकता है। और जैसा कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों इक्वल कर दिए, वो भी अलग अलग होने चाहिए दोनों। और अब आपने देखा होगा कि इस समय तो यात्रा जो जहाँ हमारी आजीविका चलती थी, ऋषिकेश में जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन है बहुत बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन ऋषिकेश में बैठती है, और ऋषिकेश से पूरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में, दोनों मंडलों में यात्राएं चलती थी पहले, प्राइवेट गाड़ियां। आज उन गाड़ियों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। रोडवेज की गाड़ियाँ मैं घनसाली का मेरा मूल क्षेत्र है, घनसाली में 3 रोडवेज आज जाती है, जबकि आज से, जब मेरा जन्म 1970 का मेरा जन्म है, उससे पहले केवल 1-2 गाड़ी हमारी प्राइवेट गाड़ी जाती थी। आज प्राइवेट गाड़ी वालों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। अच्छा, आप KMU और GMU की बात कर रहे हैं, जो कुमाऊं और गढ़वाल की जो बसें ऑपरेट करती थी, ये भी एक समस्या का बड़ा कारण है। लेकिन जो भू कानून की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ सरकारें बनी उनके सामने ये मुद्दा आया नहीं। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि समय समय पे
अलग अलग पार्टी की सरकारों ने इस पे कुछ ना कुछ काम किया है, वो चाहे एनडी तिवारी की सरकार रही हो, बीसी खंडूड़ी की सरकार रही हो, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब धामी की सरकार रही हो। इनके समय में ज़मीनों को लेकर के कानून बने, लेकिन ऐसा लगता है कि जो हम आंदोलनकारियों से बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के जो काम कर रहे हैं, कि वो कानून अब यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, उनको और नया बनाने की जरूरत और प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है, और इतना कड़ा करने की ज़रूरत है कि ज़मीनें कोई ऐसे काम के लिए हड़प न सके जो कि जनता के हित में न हो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, ज़मीनें उनको सरकार आवंटित करती है या वो रजिस्ट्री करवाते हैं पर्सनली, जिस काम के लिए लेते हैं पता चला बाद में वो काम नहीं होता है और वो प्रॉपर्टी यानी उसको प्रॉपर्टी डीलिंग के तौर पे या डीलर को दे देते हैं। इस तरह की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है राज्य के लोगों को, और शायद यही कारण है कि इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से उठ रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन सिंह खत्री। खत्री जी, अभी हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, तो सरकारों ने तो समय समय पे काम किया। आपको ध्यान होगा तिवारी जी ने एक इस तय किया था कि पैमाना कि इतनी ज़मीनें ले सकते हैं बाहर के लोग, फिर खंडूड़ी जी ने उसमें संशोधन किया, त्रिवेंद्र रावत ने भी उसमें संशोधन किया, और मुझे ध्यान है हरीश रावत के समय में भी इस पर कुछ काम हुआ था। तो क्या लगता है, सरकारें तो इसको लेकर के पहले भी गंभीर रही हैं, लेकिन वो कानून है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है? जो ये सरकारों का कानून, हमने इसलिए उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, कैसे हम उसे चलाएंगे, क्योंकि हमने तो यूपी से ये लड़ाई तो हमने यूपी से के टाइम से हमने राज्य अलग मांगा था, क्योंकि हम देखते थे यहाँ पे कि यूपी के टाइम पे जब अभी चाहे उत्तराखंड के कमिश्नरी कुमाऊं हो या गढ़वाल कमिश्नरी हो, तो वो डीआईजी हो या वो मुख्यालय पे बैठते थे। आज जब से उत्तराखंड बना कोई अधिकारी वहाँ बैठता नहीं। और जो भी हमारी ये समस्याएं हैं पूरे पहाड़ से, आज बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ से लेकर जो आज भूम कानून की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि ज़मीनें हमारे पास नहीं बच पा रही हैं, क्योंकि अब तो 90% ज़मीनें बिक चुकी हैं यहाँ पे। तो हमने कहा, वो सरकार कहती है कि यहाँ पे ये सरकार देहरादून से राजधानी या बनाई है, उससे लागू हुआ था कि भू कानून के लिए यहाँ पे तय करेंगे। नगर निगम पहले छोटे होते थे और नगर निगम तो पूरे गांव के पूरे बड़े हो गए। अब उनसे कहा कि 200-250 गज के उस पर आपको दिया जाएगा, ग्रामीण में कुछ नहीं। अरे जब शहर में लागू करो, ग्रामीण में क्यों लागू कर रहे? पहले यहीं से शहर से शुरुआत करो, जहाँ से उत्तराखंड का लड़ाई लड़ी थी वहाँ से नगर निगमों को वो करना चाहिए। और ये जो आपने कहा कि भू कानून ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत, हम कहते हैं कि भू कानून सरकार को लगाना चाहिए। ये मेरा ये कहना है। सरकारों की अगर बात करें तो एक बात और निकल करके आ रही है खत्री जी की बात से, कि जैसे अभी जो कानून है, अभी मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की कि नगर निगम क्षेत्र के बाहर जो ज़मीनें एक निश्चित पैमाने से ज़्यादा कोई कृषि की ज़मीनें अकृषक कार्य के लिए लेता है तो उस पर उन्होंने रोक लगाने की बात की है। और जो लोग ऐसी ज़मीनें ले चुके हैं बड़ी मात्रा में, उनकी जांच भी करवा रहे हैं। लेकिन जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, इनका कहना है कि जो कृषि क्षेत्र की ज़मीनें यानी नगर निगम के बाहर, वो तो ठीक है कि उन्हें बचाया जाए, लेकिन नगर निगम भी प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में बन गए, इनका दायरा बहुत बड़ा हो गया, तो इनके अंतर्गत आने वाली ज़मीनों पर भी इस तरह के कानून की ज़रूरत है। सर, यही कहना चाह रहे थे आप? आपका क्या नाम है? केशव बुनियाल। केशव जी, जो हम बात कर रहे हैं भू कानून की, भू कानून एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो भू कानून है राज्य में वो अपर्याप्त है? इससे और कितना कड़ा जो है कानून आपको चाहिए? देखिए, हमें मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने एक कानून बनाया था अपने कार्यकाल में, 2012 से 17 के बीच में वो कानून बना था, जिसमें उन्होंने पुराने कानून को ख़त्म करते हुए, मतलब उसकी वैधता को नकारते हुए 250 मीटर भूमि को ही माना था कि बाहरी व्यक्ति केवल 250 मीटर भूमि खरीद सकते हैं। अब जब 2018 में त्रिवेंद्र जी की सरकार आई तो उन्होंने ये पूरा रायता फैलाया। उन्होंने जो है उसकी कोई समय सीमा कोई तय नहीं की, उन्होंने बिल्कुल खुली छूट दे दी। हो ये रहा है कि आज देहरादून की बात नहीं है या मैदानी जिलों की बात नहीं है, अब पहाड़ की बात है। गैरसैंण राजधानी घोषित होते ही सारा गैरसैंण बिक चुका है। आप जाइए वहाँ जांच करवाइए। मैं आपको सिडकुल पिटकुल की बात बताऊं कि सिडकुल में ज़मीनें जो है औद्योगिक क्षेत्रों को दी गई थी। वो क्षेत्र जो है उन्होंने यहाँ सब्सिडी ली 5 साल,
सरकारों से अपने व्यवसायों में सब्सिडी ली उन्होंने टैक्स रेटों में कमी करवाई अपने उसमें, वो गवर्नमेंट को देनी पड़ी। वो हम मानते हैं, चलो नए नवोदित राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये स्थिति पैदा हुई कि उन लोगों ने वो ज़मीनें दूसरे को ट्रांसफ़र करी, यानी कि हस्तांतरित कर दी, बेच दी। ठीक, उन्हें प्रॉपर्टी डीलरों ने उनको भी भिजवा दिया। ठीक, उस समय औने पौने दाम में दी गई थी, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि नवोदित राज्य में इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए भूमि दी जाती है। लेकिन आपने कहीं मॉनिटरिंग नहीं करी, और मॉनिटरिंग ना करने का जो वो ये हुआ कि उन्होंने जो है हस्तांतरित कर दी, बेच दी, अपनी वाइफ के नाम कर दी, किसी ने कुछ किया परिवार के लोगों के नाम कर दी, और आज वो है वो स्थल बिक चुके हैं। चाहे आप सेला कोई देखिए, आप रोशनाबाद में देखिए, आप रुद्रपुर में जाइए वहाँ देखिए, ये सब फैक्ट्रियाँ लगभग बंद हैं। और इनको जो है रुग्ण इकाई दिखाते हुए इनसे भी जो है वहाँ जो भी इनके और भी सेटअप थे, उन सेटअप से भी मुक्ति पा गए हैं ये लोग ना। इस तरह की घटनाएं हुई। इसी तरह अभी आपने एक सूर्यधार सुना होगा, सूर्यधार एक जगह थी, ठीक, जिसपे बवाल मचा था उस समय। तो वहाँ के इर्द गिर्द की सारी ज़मीनें किसके पास हैं? सब प्रॉपर्टी डीलरों। यहाँ योजना बाद में आती है, पहले लीक हो जाती है, उससे पहले प्रॉपर्टी डीलर पहुँच जाते हैं, दाएँ बाएँ की सारी ज़मीनें खरीद लेते हैं। ठीक, और वो जो योजनाएं हैं वो सूर्यधार वो ढंग से परवान भी नहीं चढ़ पाई। तो ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। ऐसी गैरसैंण में हुआ, ऐसे ही यहाँ हुआ, ऐसे ही मसूरी के पीछे आपका जितने क्षेत्र हैं वहाँ धनोल्टी इत्यादि में भी वही सब कुछ जो है दोहराया जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, अभी आपने एक बात कही कि सरकारों ने केवल रायता फैलाने का काम किया। एक आया 500 मीटर करके गया, दूसरे ने 250 मीटर किया, तीसरे ने जो है सब गुड़ गोबर कर दिया और खुली छूट दे दी। उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये जो भू कानून का आप आज देख रहे हैं कि जो ये जज्बा हमारे युवाओं में, खासकर अब युवा टीम भी हमारे साथ आई है। राज्य आंदोलनकारी मंच तो 2002 से ही निरंतर प्रयासरत था, लेकिन अब युवाओं में भी जागृति आई है, मातृशक्ति में जागृति आई है। तो अब जो जागृति देखने को मिल रही है, पहले आपने देहरादून में देखी, अभी ऋषिकेश में देखी, अभी फिलहाल हमारा एक 27-28 को सम्मेलन है। उस सम्मेलन में हमने इनको, मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है हमने, उसमें भी हम उनको दिखाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है इस प्रदेश में। और अब वैसे हम बहुत देर बाद जाग रहे हैं, जाग तो हम चुके थे 2002 में, लेकिन सरकार हमारे साथ जो है अब बहुत देर में जाग रही है। जैसे अब थोड़ा सा बयान मुख्यमंत्री जी के आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टी डीलरों ने जो एक कह सकते हैं कि साजिश की तरह करते हैं कि कोई सरकार की योजना प्रस्तावित होती है और उसके पहले वहाँ की ज़मीनें बिक जाती हैं, क्योंकि वहाँ जब योजना लगती है उन ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, और वो कम कीमत पे खरीदी हुई ज़मीनें जब वो योजना परवान चढ़ती है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बिक जाती है। तो इन लोगों की बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो मांग हो रही है भू कानून की, उसके पीछे एक बड़ा कारण तो ये है कि जो सरकारें योजना बनाती हैं वो लीक हो जाती हैं उनको अमल में आने के पहले, और उसका पूरा लाभ जो है भू माफिया या जो प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में लगे हुए हैं वो उठाते हैं। चाहे सूर्यधार झील के आसपास की बात अभी कर रहे थे केशव जी, या इसके पहले और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, गैरसैंण की बात कर रही थे, क्योंकि जब गैरसैंण को त्रिवेंद्र रावत सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया तो मुझे ध्यान है कि उसके कुछ ही दिन बाद वहाँ की ज़मीनों की रजिस्ट्री पर भी उन्हें रोक लगानी पड़ी। लेकिन उसके पहले बहुत सारी ज़मीनें वहाँ लोगों ने बड़ी मात्रा में खरीद ली थी। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, अगर सरकार इन पर भी ध्यान दे तो शायद जो भू कानून जिसके लिए मांगा जा रहा है वो थोड़ा संतुष्ट हो सकता है, उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। आपका क्या शुभ नाम है? सोनलाल रतूड़ी मेरा नाम है। रतूड़ी जी, जब भी बात होती है इस तरह की, जब भू कानून की बात हो या जल जंगल ज़मीन की बात हो, तो जो सरकार के पैरोकार होते हैं या बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं उत्तराखंड एक नवोदित राज्य है, इसको उद्योग चाहिए, इसको विकास की पटरी पे दौड़ना है, आगे बढ़ना है, लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना है, और अगर हम इस तरह के बाउंडेशंस लगाते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या वो बताते हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी की सरकार नहीं, आप किसी भी
पार्टी की भी सरकार हो, मैंने कई मुख्यमंत्रियों को ये कहते हुए देखा है सार्वजनिक मंचों पे कि हमारे सामने ये बड़ी समस्या है, हमारा राज्य आंदोलनकारियों का राज्य है, आंदोलन से उपजा राज्य है और यहाँ लोग इस बात को इग्नोर करके आंदोलन शुरू करते हैं और जो सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनता है। तो क्या लगता है सरकार की इस बात में कितना दम है? सर, मैं एक्चुअली आपकी इस बात पे आऊँगा। अभी जो मूल समस्या क्या है, तकनीकी रूप से इसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड जो हमने राज्य की परिकल्पना की थी, उसके पीछे हमारे राजनीतिक नेतृत्व की जो है असफलता इसमें रही है। पहले इसके लिए नीतियां नहीं बना पाए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उत्तराखंड में हैवी इंडस्ट्री लगानी है। दुनिया के नक्शे में उत्तराखंड अकेला एक ऐसा राज्य है, अकेला एक छोटा सा भूभाग है उत्तराखंड पूरी दुनिया में, लेकिन इतने सारे गुण दुनिया में किसी एक भूभाग में नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ मतलब जो है एडवेंचर का भी काम हो सकता है, टूरिज्म का काम हो सकता है, हर्बल का काम हो सकता है, हेरिटेज का काम चल रहा है, पिलग्रिमेज का काम चल रहा है। यानी कि उत्तराखंड जो है एक ऐसा भूभाग है कि जहाँ पे आपको ये तर्क देने का सरकार का कि बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ हम छोटे छोटे अपने गांव में छोटे छोटे मतलब स्वयं सहायता समूहों से भी रोज़गार दे सकते हैं उत्तराखंड में, लेकिन ये सरकार के बहानेबाजी है, इनको काम नहीं करना है। और उत्तराखंड के लोग जो है अपने देशभक्त होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मुख्यमंत्री हमारे बनते हैं वो उत्तराखंड के लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, केंद्र से आकर के यहाँ पे थोपे जाते हैं। यहाँ के लोगों के आवाज़ उठाने में वो सक्षम नहीं होते हैं, एक दो को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसीलिए अगर जब तक उत्तराखंड का नियोजन उत्तराखंड के लोगों के हाथ में नहीं, जब तक दिल्ली से आकर के चीफ मिनिस्टर आते रहेंगे तो ये भू कानून और ये हमारा मूल निवास, ये तो किसी भी राज्य के रहने वाले लोगों का लेजिटिमेट राइट है। आपको उस राइट से वंचित कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग अब जा करके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसका दोष हमारे शीर्ष नेतृत्व को जा रहा है या दिल्ली में बैठा हुआ जो नेतृत्व है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यहाँ का आदमी बोलता है हम तो दिल्ली की सोच रखते हैं, लेकिन दिल्ली की सोच से उत्तराखंड नहीं चलेगा। यहाँ का नियोजन यहीं के लोगों के हाथ में हो। बड़ी इंडस्ट्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे उद्योग हमारे यहाँ पे होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बुरी बात जो हो रही है अब, यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन का पावर हाउस है हमारे पूरे देश के लिए। हम इस मुद्दे पे बहुत गहनता से बात की, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। क्लोजिंग कमेंट के लिए चलेंगे प्रदीप कुकरेती के पास और उसके बाद इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कुकरेती जी, बहुत सारी बातें हमने की और बहुत सारी बातें निकल करके आई, तो क्या लगता है जो भू कानून आंदोलन है यह कहाँ तक जाएगा और कब ये बड़ा आंदोलन बन करके सरकार के सामने खड़ा होगा, और कब लगता है कि सरकार के पास एक समुचित, सुनियोजित, सोची हुई, गहनता से विचार करके एक प्रैक्टिकल भू कानून लेकर के सरकार आएगी? लेकिन निश्चित रूप में जिस प्रकार से लगातार जो जनता है वो सड़कों पे आ रही है और धीरे धीरे, क्योंकि इसमें जो महिला शक्ति है वो पुनर्जागृत हो चुकी है। आपने ऋषिकेश का मूवमेंट देखा होगा, आपने गैरसैंण का मूवमेंट देखा होगा, आपने गिरदा जो अपना नरेंद्र सिंह नेगी जी की उस पर वॉइस पे इतने लोग चल के आ गए। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रवासी भी इस बात को धीरे धीरे समझ रहा है और उस बात को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष। और इसमें एक दुर्भाव ये देखिए कि कांग्रेस चाहती है भू कानून आए, लेकिन वो मूल निवास पे हिचकिचाती है, ठिठकती है। जबकि मूल निवास, हम ये कह रहे हैं कि इसको असल में मैदान पहाड़ में राजनीति का खेल खेला जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मंगलौर में जो काजी बैठा है वो मूल निवासी है यहाँ का, लेकिन हो क्या रहा है, जो बिल्कुल तत्काल जो आया वो इतने सातिर तरीके से खोपड़ी लड़ा रहा है कि उस काजी का हक मार के कोई दूसरा काजी आके यहाँ पे उसका राशन कार्ड भी बन रहा है, आयुष्मान भी बन रहा है, और जो काजी है या मेरे जो मेहूवाला में जो मेरा इलियास भाई है वो अभी उसी दिशा में है। हम 94 से सड़कों पे हैं तो वही मुस्तकीम भी 94 से वो अपनी उसमें ही लगा हुआ, वो पंचर से आगे नहीं बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी डीलिंग में चला गया होगा। क्योंकि हमारे जो पहाड़ में जो भूमि, जैसे अब आपने कहा कि भूमि क्यों बेच रहे हैं हम लोग, गलती हमारी भी है, लेकिन आर्थिकी तो सबने चलानी है कि शायद एक टुकड़ा बेच के, एक खेत बेच के मेरा काम चल जाए। तो इस वास्तविकता ये है कि ये बातें तब नहीं निकल के आती अगर सरकार थोड़ा सा पहाड़ की तरफ जाती। सीमांत प्रदेश है, अगर जो पुराने उसमें, चाहे आप कारगिल का इतिहास देखेंगे, अगर लोकल पर्सन नहीं होता,
चरवाहा नहीं होता तो फौजियों को पता ही नहीं लगता कि पाकिस्तान कहाँ तक घुसा है। तो जब तक मेरी जो सीमाएं खाली रहेंगी, पिथौरागढ़ की सीमाएं खाली रहेंगी, उसमें सरकारों को छोटी छोटी योजना, अभी मैं देख रहा था पिछली सरकार में मुझे बड़ी हास्यास्पद लगा कि घसियारी योजना चलाई जाएगी पहाड़ पे। धन सिंह रावत जी थे मंत्री, और आप ये देखिए कि जहाँ पहाड़ में इतने घास के वो हैं, अगर उनकी आप लॉपिंग नहीं करेंगे तो वो पेड़ आगे बढ़ते नहीं है। इतना बढ़िया जैविक घास होता है। बजाय उनको ये करना चाहिए गाँव में घास देना है, एक तो पब्लिक कम है, वहाँ घास की क्या दिक्कत है। घसियारी योजना चलाते तो ये कहते कि जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो उन घास को काट के दें, हम उसको हम शहर में पहुंचाएंगे तराई में, और वो जैविक वाला वो घास यहाँ आता तो दूध की उत्तमता बढ़ती, बीमारियां कम होती, उनको रोजगार मिलता। हल लगाने की योजना निकालती कि जो आदमी प्रत्येक 3 महीने में जिसके खेत में हल लगेगा, हम उसे आप 5 किलो राशन चावल गेहूं बांट के दे रहे हैं। योजनाएं ऐसी चलानी जानी चाहिए कि जो हल लेगा, जिसको हम गाय पे लोन दे रहे हैं, भैंस पे लोन दे रहे हैं, वो अगर लोगों के खेत में हल लगाएगा हम उसको 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे। कोई ऐसी स्कीमें लाई जाएं जिन पे पुराने बीज होंगे हम उनको पुरस्कार करेंगे। जब उसमें 2 डबल नुकसान हो रहा, एक तो उर्वरक खेती उसकी क्षमता खत्म होती जा रही क्योंकि उस पर हल ही नहीं लग रहा, और सबसे बड़ी बात है कि वाटर जो हमारा अंदर होना चाहिए था, जो सीपेज होनी चाहिए थी, वो सीपेज भी नहीं हो रहा है। पानी आ रहा है वो स्लाइड करके सीधे निकल जा रहा है। बिहारीगढ़ आप देखेंगे तो पानी की बड़ी झील मिलेगी, लेकिन यहाँ सूखता जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ उत्तराखंड के गणमान्य नागरिकों को, जिसमें बहुत सारे लोग समाज सेवी, आंदोलनकारी, राजनीतिक लोग हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में भू कानून की ज़रूरत क्यों है और इस कानून की मांग को लेकर के जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है वो कहां तक जा सकता है, इसके बारे में बताया। निश्चित रूप से उत्तराखंड नवोदित राज्य है। 24 साल का कोई बालक होता है तो इस उम्र में युवा होता है, तो उसके अपने सपने, उनकी अपेक्षाएं भी बहुत हैं, और निश्चित रूप से सरकार को इस बात पे ध्यान देना ही होगा कि यहाँ पे ये जो मुद्दा एक जन आंदोलन बनता जा रहा है, इस पर एक नया और प्रैक्टिकल कानून लेकर के आएँ, जिससे उत्तराखंड की जो विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति है, जो यहाँ की विशिष्ट संस्कृति है, उनकी रक्षा की जा सके। अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का उसे साथ मिलेगा, और नहीं देती है तो सरकार को एक नए आंदोलन के लिए को फेस करने के लिए तैयार रहना होगा। आपकी आवाज़ प्रोग्राम के लिए कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।